है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। जय श्री रामलला की नगरी से पीएम मोदी की इस हुंकार ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। सागर से सरयू तक पीएम मोदी के इस धार्मिक सफर ने उन्हें दक्षिण की चाबी दे दी है। मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक जैसी तैयारियां की गई, उसने बीजेपी के लिए दक्षिण का चुनावी सफर आसान बना दिया है। बीजेपी रणनीति के तहत अब पूरे देश से राम भक्तों को अयोध्या लाने की तैयारी में है। यही तैयारी बताती है कि पीएम मोदी ने उत्तर से दक्षिण तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का शंखनाद कर दिया है। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। विरोधियों को मात देने के लिए पीएम मोदी ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। विपक्ष की जातीय समीकरण वाली राजनीति को भी पीएम मोदी ने राम मंदिर के जरिए धराशायी कर दिया है। अयोध्या में बने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा नाम देना हो या फिर राम मंदिर परिसर में भगवान गणेश, हनुमान और जटायु की मूर्ति के साथ वाल्मीकि, निषाद राज, शबरी और अहिल्या के मंदिर बनवाने की योजना, मोदी की हर सियासी चाल से विपक्ष निढाल होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर से सरयू, उत्तर से दक्षिण की जिस यात्रा को अंजाम दिया है, दरअसल उस यात्रा के बाद विपक्ष को राजनीतिक समीकरण जो उसके बन रहे थे, उस समीकरण को बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले मास्टर स्ट्रोक चला जब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किया गया और राम मंदिर के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि राम मंदिर के ठीक पास माता शबरी का, निषाद राज का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। इन तमाम ऐलानों के बाद विपक्ष जिस राजनीति के सहारे, जिस जाति समीकरण के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाह रहा था, उस पर एक तगड़ी चोट लगी है। पीएम मोदी ने सागर से सरयू तक धार्मिक सफर के दौरान 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन किए। पीएम मोदी खासकर उन्हीं मंदिर में पहुंचे जिनका जिक्र रामायण में मिलता है। 12 जनवरी से पीएम का धार्मिक सफर शुरू हुआ। 12 जनवरी को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के कालाराम मंदिर में दर्शन किया। 16 जनवरी को पीएम ने आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। 17 जनवरी को मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर और त्रिप्रयार श्री राम मंदिर में पूजा पाठ किया। 20 जनवरी को पीएम तमिलनाडु के अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर और रंगनाथ स्वामी के दर्शन किए। वहीं 21 जनवरी को पीएम तमिलनाडु के धनुषकोडी भी पहुंचे। प्रभु श्री राम और रामायण में देश के हर प्रांत, हर भाषा और हर जाति की आस्था है। यही वजह है कि राम के जरिए पीएम ने उत्तर और दक्षिण का संतुलन बनाने की कोशिश की है। दक्षिण भारत की सियासत में पैर जमाने की जुगत में जुटी बीजेपी का फोकस कर्नाटक और तेलंगाना के बाद अब तमिलनाडु पर है। तमिलनाडु से बीजेपी को बहुत उम्मीद है। तमिल भाषियों को साधने के लिए पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को केंद्र बनाया गया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए 2 बार काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ, जिसमें पीएम खुद शामिल हुए। ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की परंपराओं के बारे में, अपनी साझी विरासत के बारे में जाने। जब हम इस विरासत को जानते हैं तो हमें अपने रिश्तों की गहराई का भी एहसास होता है। दक्षिण में बीजेपी मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। पीएम मोदी के सागर से सरयू तक के रास्ते में करीब 212 सीटें पड़ती हैं। ऐसे में ये समझाना भी जरूरी है कि आखिर बीजेपी के एजेंडे में दक्षिण के कौन कौन से राज्य हैं।
बात आंध्र प्रदेश की करें तो यहाँ लोकसभा की 24 सीटें हैं, केरल में 20 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट है, जबकि यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में हुए चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए ने 212 सीटों में से 95 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें बीजेपी ने कुल 75 सीटों पर कब्जा जमाया था। ये सभी सीटें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आई थी, जबकि आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। यही वजह है कि इस बार बीजेपी का फोकस दक्षिण के राज्यों पर है। पीएम मोदी का हर सियासी कदम बहुत सधा हुआ रहता है। ऐसे में दक्षिण के दुर्ग पर फतेह हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने सागर से सरयू का मास्टर स्ट्रोक खेला है, जहां राम मंदिर उत्तर और दक्षिण के बीच का सेतु बन गया है। वहीं तमिल संगमम से भी बीजेपी को काफी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये राम मंदिर जिस तरीके से हमेशा हम कहें कि सियासत होती रही, विपक्ष जिसने प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी सियासत की, तमाम सवाल उठा दिए, तो अभी भी विपक्ष बेचैन नजर आता है। उसको लगता है कि राम मंदिर के जरिए बीजेपी ने 400 सीटों का एजेंडा सेट कर लिया। एक रिपोर्ट देखिए। आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए। राम की नगरी में आस्था का सैलाब है। राम पथ भक्तों से अटा पड़ा है। पूरी अवधपुरी राम नाम के जय घोष से गूंजयमान है। भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने को बेसब्र हैं। जो रामलला के दर्शन कर चुके वो खुद को धन्य मान रहे हैं। जो दर्शन करने के लिए कतार में हैं, वो अपने प्रभु को देखे बिना वापस नहीं जाना चाहते। लेकिन राम रंग में रंगी इस अयोध्या पर देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भक्तों की इस भीड़ को देखकर विपक्ष डरा हुआ है। वोट बैंक को बचाने के लिए डर वाली सियासत शुरू कर दी गई है। आस्था के इस ज्वार का इस्तेमाल असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता विशेष समुदाय को भड़काने में कर रहे हैं। अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने ध्रुवीकरण वाली राजनीति को हवा दी है। इससे पहले कई बार ओवैसी ऐसे बयान दे चुके हैं। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ओवैसी ज्ञानवापी और मथुरा का सहारा ले रहे हैं। राम और राम मंदिर पर सियासत करने में इंडी गठबंधन के नेताओं में होड़ लगी है। राम मंदिर के दर्शन से दूरी बना चुकी ममता बनर्जी मंदिर पर सियासत से पूरी नहीं बना पा रही हैं। जहां उन्होंने एक बार फिर राम मंदिर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, वहीं बीजेपी को घेरने के लिए देवी सीता का सहारा लेते बीजेपी को महिला विरोधी करार दिया। আমি আমার ধর্মকে আমি সম্মান জানাতে পারবো না, তার কারণ আমার মনে মৃতদেহগুলোকে শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছে করছে। चुनावी फायदे के लिए सियासतदान अपने हिसाब से मुद्दों को हवा दे रहे हैं, साथ ही उससे फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कई राज्यों में इंडी गठबंधन के नेता बटे नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते। इंडी गठबंधन के नेता लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी ओवैसी और ममता के सुर में सुर मिलाते हुए एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सवाल खड़ा किया। राम काज में पूरा देश जुटा था, लेकिन विपक्ष को ये कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का लगा।
न्यायिक प्रक्रिया से हुआ है ना, आपने तो इसको बीजेपी आरएसएस का इवेंट बना दिया। चलिए आपको मुबारक हो, लेकिन जिस राम में आपने प्राण प्रतिष्ठा की है ना, अगर यहां भी आपके प्रतिष्ठित हुए हैं और आपके लोगों में आज वही राम कहेंगे अब हो गया, काम कब करोगे? विपक्ष ने राम मंदिर पर सियासत शुरू की तो बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाला और मोदी सरकार के काम गिना डाले। साथ ही विपक्ष के खींचतान और जनता को गुमराह करने वाली राजनीति पर कटाक्ष किया। भारतीय जनता पार्टी का काम आज पूरे देश भर में बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों में वो किया जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई। मंदिर दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, जिनको मंदिर में के आयोजन में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इनकार किया, राम के